जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रमन और आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े सवाल पर। अगर दुनिया पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड की तरफ जा रही है, यानी अमेरिका अब ग्लोबल पुलिसमैन कम बन रहा है, तो उस दुनिया में भारत की क्या पोजीशन होगी? क्या भारत सिर्फ स्पेक्टेटर बनकर बैठा रहेगा, या एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, डेमोग्राफिक्स और इंडियन ओशन स्ट्रेटजी के जरिए अपना खुद का गेम खेलेगा? रशिया से चीप ऑयल, चाइना प्लस वन मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट, इंडियन नेवी की पर्शियन गल्फ और रेड सी में रियल ऑपरेशंस, ये सब भी हम इंडियन एंगल से देखेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका एकदम कहीं गायब हो जाएगा। मिडल ईस्ट और पर्शियन गल्फ में आज भी यूएस की मिलिट्री की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पे एयर बेसिस हैं, नेवल फ्लीट्स हैं, फिफ्थ फ्लीट वगैरह, ये सब अभी भी एक्टिव है। लेकिन फ़र्क ये है कि अमेरिका अब हर जगह फ्री में सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। शिपिंग लेन्स की सिक्योरिटी हो, एनर्जी रूट्स हों, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हों, यूएस अब सेलेक्टिव है, हर प्रॉब्लम पर सीधा जंप नहीं करता। अब ऐसे में सवाल ये है कि इस खाली स्पेस को कौन भर सकता है? यूरोप अपने इकोनॉमिक और इंटरनल इश्यूज में फंसा हुआ है, चाइना खुद स्लो डाउन और डेट प्रॉब्लम से लड़ रहा है, तो इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ वाले रीजन में सबसे बड़ा नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइडर कौन दिखता है? मेरी नज़र में भारत के अलावा कोई नहीं। सबसे पहले बेसिक्स पर बात करते हैं, और वो है एनर्जी और फूड। आज इंडिया लगभग पूरा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन सप्लायर्स डिवर्सिफाई हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों में रशिया हमारा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है, और गल्फ से भी इराक, सऊदी और यूएई जैसे देश क्रिटिकल बने हुए हैं। मतलब ये है कि पर्शियन गल्फ अभी भी इंडिया की एनर्जी लाइफलाइन है। लेकिन अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा पिलर भी है, और वो है रशिया का सस्ता ऑयल, जो हमारी नेगोशिएटिंग पावर को बढ़ाता है। अगर फूड की बात करें, तो इंडिया ब्रॉडली फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट है। चावल, गेहूं और दालें वगैरह, इन सब में हमारी स्थिति काफ़ी मजबूत है। और फर्टिलाइज़र में भी भारत मोर और लेस सेल्फ सफिशिएंट है। हाँ, कुछ इनपुट जैसे कि पोटाश वगैरह वो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन अफ्रीका या मिडल ईस्ट के कई देशों की तरह हमें ये डर नहीं है कि ग्लोबल शिपिंग अगर रुक जाए तो अगली सुबह देश भूखा रह जाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, जिसे हम अक्सर लाइटली लेते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चलते हैं। 1990 से 2010s के बीच में जो दर्द अमेरिका ने चाइना की चीप इंपोर्ट से झेला, कुछ वैसा ही दर्द भारत ने भी झेला। लोकल मैन्युफैक्चर जैसे कि टेक्सटाइल, टॉयज़, लो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की वजह से दब गए और कई इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। लेकिन अब गेम बदल रहा है। दुनिया चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी पर शिफ्ट हो रही है। मतलब चाइना भी रखो, लेकिन एक और बेस बनाओ, और यहीं पर इंडिया के लिए विंडो खुलती है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर अभी भी हमारी जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 17 से 18% है, लेकिन सरकार का टारगेट 25% का है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर अभी भी लो है, लेकिन मोबाइल फ़ोन, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा जैसे सेक्टर में हम ऑलरेडी ग्लोबल मैप पर दिखने लगे हैं। मतलब ये है कि इंडिया का मॉडल प्राइमरीली डोमेस्टिक मार्केट ड्रिवन होगा, जिसमें 1.4 बिलियन लोगों को फ़ोन, बाइक, सीमेंट, स्टील, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब की डिमांड हमेशा रहेगी। और कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स में दुनिया के लिए भी एक्सपोर्ट का बेस भारत में बनेगा। ये वो जगह है जहां हमारा डेमोग्राफिक और मार्केट साइज दोनों चाइना के बाद सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन ये जर्नी ऑटोमेटिक नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, बिजली, पुलिस स्टेबिलिटी, इन सब पर काम करना पड़ेगा। अब उस वर्ड पर आते हैं जिसे सबसे ज़्यादा ओवर यूज़ किया जाता है, और वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। हाँ, हमारा कंट्री यंग है, हमारी मीडियन एज लेट 20s में है, और बाकी बड़े देशों की तुलना में हम अभी भी क्लियरली यंग हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। आज हमारा फर्टिलिटी रेट रफली रिप्लेसमेंट लेवल के आसपास है। मतलब जनसंख्या कुछ दशकों तक तो ग्रो करेगी, लेकिन उसके बाद स्टेबलाइज हो जाएगी। चाइना, कोरिया, जापान या कुछ यूरोपियन देशों की तरह हम तुरंत सुपर एज सोसाइटी नहीं बनने वाले। बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अगले 30-40 साल तक भारत के पास एक वर्केबल यूथ हैवी स्ट्रक्चर रहेगा, और वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि हम ये विंडो वेस्ट कर देंगे अगर हमने जॉब, स्किल्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस नहीं किया। डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी तक डिविडेंड होता है जब तक लोग प्रोडक्टिव जॉब्स में हों, वरना वही यंग पॉपुलेशन
एक पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर बन जाती है और फ्रस्ट्रेशन और अनरेस्ट क्रिएट कर सकती है। अब आते हैं स्ट्रेटजी और जियोग्राफी पे, जो शायद भारत की सबसे अंडररेटेड ताकत और सबसे बड़ी लिमिटेशन दोनों है। बहुत से वेस्टर्न एनालिस्ट इंडिया को पॉकेट पावर कहते हैं क्योंकि हमारी लैंड जियोग्राफी काफ़ी टफ है। वेस्ट में पाकिस्तान है जिसके साथ ऑब्वियसली हॉस्टिलिटी है। नॉर्थ में हिमालयस हैं जहाँ चाइना के साथ डिस्प्यूट और मिलिट्री टेंशन चलते रहते हैं। ईस्ट में डेंस जंगल्स, डिफ़िकल्ट टेरेन और छोटे छोटे नेबर हैं। तो लैंड पर भारत के लिए एक्सपैंड करना ना प्रैक्टिकल है और ना ही डिज़ायरेबल। इंडियन पर्सपेक्टिव से असली स्ट्रेटेजिक स्पेस लैंड पर है ही नहीं, वो है सी पे, इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन हमारे लिए नेचुरल हाईवे है, ईस्ट अफ्रीका से लेके गल्फ कंट्रीज़ और मलाक्का स्ट्रेट तक। इसीलिए पिछले कुछ सालों में इंडियन नेवी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और अलग अलग देशों के साथ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। भारत धीरे धीरे इंडियन ओशन को एक ऐसे जोन में बदलना चाहता है जहां शिपिंग तो फ्री रहे लेकिन स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस इंडिया का हो। मतलब ओपन सीज लेकिन अंडर इंडियन सिक्योरिटी अम्ब्रेला। अगर इंडिया की पर्शियन गल्फ और सराउंडिंग वाटर्स में भूमिका की बात करें तो पहले ये सिर्फ एक फ्यूचर सिनेरियो लगता था, लेकिन अब इसका ट्रेलर ऑलरेडी चल चुका है। 2019 से इंडिया ने ऑपरेशन संकल्प के थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अपने टैंकर्स को एस्कॉर्ट करना शुरू किया और रीसेंट ईयर्स में रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी में पायरेसी और हूथी अटैक्स के समय इंडियन नेवी ने बार बार वॉरशिप डिप्लॉय किए, कई मर्चेंट शिप्स को एस्कॉर्ट किया, डिस्ट्रेस कॉल्स पर रिस्पॉन्ड किया और होस्टेज रेस्क्यू जैसे ऑपरेशंस भी किए। अब ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है जब एनर्जी रूट्स और सी लेन्स खतरे में हों तो इंडिया अब सिर्फ यूएन में स्टेटमेंट देने वाला देश नहीं है। इंडिया जहाज़ भेजता है, हेलीकॉप्टर्स और स्पेशल टीम डिप्लॉय करता है और अपने ट्रेड्स और टैंकर्स की सिक्योरिटी खुद हैंडल करना शुरू कर चुका है। अब सवाल आता है इंडिया यूएस वेस्ट वाली इक्वेशन पे। क्या इंडिया कभी भी यूएस या वेस्ट की फॉर्मल अलाई बनेगा जैसे कि नेटो? इंडियन लेंस से जवाब बिल्कुल सिंपल है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बनी है, चाहे वो नॉन अलाइन मूवमेंट का टाइम था या फिर आज का मल्टी अलाइन मॉडल। हम क्वाड में हैं, यूएस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, टेक्नोलॉजी डील साइन करते हैं, लेकिन उसी समय रशिया से चीप ऑयल भी लेते हैं, ईरान के साथ चबाहर भी विकसित कर रहे हैं और गल्फ स्टेट्स के साथ अलग से स्ट्रॉन्ग टाइज भी रखते हैं। वेस्टर्न सोच अक्सर बाइनरी होती है, या तो आप हमारे साथ हो और या हमारे खिलाफ हो। और इंडियन मॉडल है हर किसी के साथ काम लेकिन किसी की गुलामी नहीं। यही रीज़न है कि इंडिया यूएस पार्टनर तो हैं लेकिन इंडिया किसी का पॉन नहीं बनना चाहता। तो अब पूरा पिक्चर एक बार सिंपल लैंग्वेज में रैप कर लेते हैं। पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की कहानी कुछ ऐसी दिखती है। एनर्जी के मामले में हम अभी भी वनरेबल हैं लेकिन हेल्पलेस नहीं हैं। रशिया और गल्फ दोनों हमारे पास ऑप्शंस हैं। फूड के मामले में हम दुनिया के कुछ बड़े देशों में हैं जो ब्रॉडली खुद को फीड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमारा रास्ता लंबा है लेकिन चाइना प्लस वन वेव हमारी तरफ घूम रही है। अगर हम रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जारी रखें तो डेमोग्राफी में हमारे पास 30 से 40 साल की विंडो है जिसमें या तो हम वर्ल्ड क्लास इकॉनमी बना सकते हैं और या फिर ये मौका खो सकते हैं। स्ट्रेटजी के लेवल पे हमारी स्पेस लैंड पे तो लिमिटेड है लेकिन सी यानी कि इंडियन ओशन ये हमारा असली प्लेग्राउंड है जहां हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं। पर्शियन गल्फ, रेड सी और अरेबियन सी में इंडियन नेवी की ग्रोइंग प्रेजेंस इसी फ्यूचर की झलक दिखा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड में वेस्ट को ब्लेम करने का ऑप्शन और कम हो जाएगा और खुद के सिस्टम ठीक करने का प्रेशर और बढ़ जाएगा। कोर्ट्स, ब्यूरोक्रेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इनोवेशन, ये सब अगर हम सुधार पाए तो कोलैप्सिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे बड़ा विनर अगर कोई होगा तो वो होगा भारत। अगर हम ये होमवर्क नहीं कर पाए तो डेमोग्राफिक विंडो, चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी, इंडियन ओशन एडवांटेज, ये सब सिर्फ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनकर हिस्ट्री बुक्स में रह जाएंगे। चॉइस सिंपल है, दुनिया बदल रही है। क्वेश्चन ये नहीं है कि अमेरिका कितना पीछे हट रहा है, असली क्वेश्चन ये है कि इंडिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। आप देख रहे थे द चक्रव्यूह। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।